नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इतना ही नहीं, अब जो बचे हुए किसान हैं उनके हक पर डाका भी डाला जा रहा है, और डाका डालने वाला कोई और नहीं बल्कि बोगस और अनाज माफिया है। सूबे में ऐसा तब हो रहा है जब खेती को लाभ का धंधा बनाने का दम भरने वाली बीजेपी सूबे की सत्ता पर काबिज है। बावजूद इसके अन्नदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि प्रदेश में एक या दो जगह नहीं बल्कि कई जिलों में लोग फर्जी किसान बनकर समर्थन मूल्य का पैसा डकार रहे हैं, और ये सब सहकारी समितियों के माध्यम से हो रहा है। ये स्वयंभू किसानों को की जमीन को बटाई पर लेना बताकर सहकारी समितियों में अपना पंजीयन करा लेते हैं। उधर सहकारी समिति के कर्मचारी साठ-गांठ कर इन फर्जी किसानों का पंजीयन कर लेते हैं, और फिर फर्जी किसान सड़ा गला गेहूं कौड़ियों के मूल्य में खरीदकर उसे पूरे भाव के समर्थन मूल्य में सहकारी समितियों को बेचकर बड़ा लाभ कमाते हैं। इसका एक हिस्सा सहकारी समितियां और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी जाता है। इतना ही नहीं, बारिश के समय इसी खराब गेहूं को खुले में रख दिया जाता है और फिर बाद में पानी में भीगने का बहाना बनाकर उसे शासन के खाते में डाल दिया जाता है। सवाल है कि शासन की सख्ती के बाद भी इतना बड़ा खेल कैसे चल रहा है। जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे अन्नदाता के साथ अन्याय में। तो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में अन्नदाता को सूबे की रीढ़ की हड्डी कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी किसान हमेशा से ही परेशान है। न तो उसकी मुश्किलें खत्म हो रही हैं और न ही उनके दर्द को सुनने वाला कोई है। हाँ, किसान के नाम पर राजनीति खूब होती है। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर अन्य कोई दल, सभी खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अगर वाकई ऐसा होता तो किसानों के हक पर डाका नहीं डाला जा रहा होता। सूबे में फर्जी किसानों का बोलबाला होने के साथ असली अन्नदाता हताश नजर नहीं आता। इतना ही नहीं, हैरानी वाली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में तेजी से घटती किसानों की संख्या के साथ बीजेपी के शासन में लगातार किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस किसानों को न्याय दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन करने की बजाय सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर वार कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले रही है। चलिए किसानों से जुड़े आज के अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में असली अन्नदाताओं के हक पर डाला जा रहा डाका। फर्जी किसानों ने मचा रखी है लूट। सरकार को करोड़ों रुपए का लगाया जा रहा है चूना। ये बड़ा खुलासा तब हुआ जब सूबे के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के किए गए गेहूं के पंजीयन की जांच के आदेश दिए। विभाग के भोपाल में बैठे अधिकारियों को शक हुआ कि जिन जिलों में इतना रकबा ही नहीं है, वहां उससे ज्यादा जमीन और किसानों का पंजीयन कैसे हो गया। जांच में पाया गया कि सहकारी समितियों और स्थानीय प्रशासन के छोटे कर्मचारियों की मिलीभगत से ये गड़बड़ झाला हो रहा है। सबसे पहले गड़बड़ी अशोकनगर में सामने आई। यहाँ गढ़महरा, चमराई, डूंगासारा और कदवाया के किसानों की करीब 22 एकड़ जमीन पर गेहूं उपार्जन का पंजीयन हुआ। ये पंजीयन ग्राम कदवाया की बोगस किसान रिंकी यादव ने कराया था। इसकी जांच हुई तो ये पूरा मामला फर्जी निकला और रिंकी यादव पर केस दर्ज हुआ। ऐसे ही बोगस किसानों की सूची लंबी होती चली गई। रीवा, शहडोल, टीकमगढ़, भिंड, गुना, छतरपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, यहाँ तक कि राजधानी भोपाल में भी नकली किसानों के फर्जी पंजीयन की शिकायतें सामने आई। अशोकनगर, छतरपुर, नर्मदापुरम, निवाड़ी, उज्जैन के अलावा राजधानी भोपाल में गड़बड़ी उजागर होने के बाद विभाग ने प्रारंभिक पड़ताल की, जिसमें पूरे प्रदेश में पंजीकृत 15,37,563 खसरों में से 1,06,010 खसरे ऐसे पाए गए जिनमें दर्ज किसानों के नाम से पंजीयन कराने वाले किसानों के नाम का मिलान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा गड़बड़ी छतरपुर जिले में सामने आई। आपको बता दें कि गेहूं उपार्जन में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने आधार नंबर को भी अनिवार्य किया है। आधार नंबर खसरे से लिंक हो चुके हैं, इसीलिए किसान के नाम का मिलान उनसे किया जा रहा है। और अगर इतनी बड़ी मात्रा में नकली किसान मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में ये खेल चल रहा है, तो ये बिना सरकार के समर्थन के नहीं चल सकते।
भारतीय जनता पार्टी इसकी अगर सही जांच हो तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे इसमें सामने आएंगे। जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हो निश्चित रूप से विभाग उसमें जांच करेगा और जिन लोगों ने भी ये कूट रचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी कागज लगाए हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उन पे हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में जिलेवार खसरों में गड़बड़ी को देखें तो छतरपुर में संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ 24,545 खसरों में गड़बड़ी मिली। इसी तरह रीवा, नर्मदापुरम, निवाड़ी, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, भिंड, उज्जैन होते हुए भोपाल में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया। अकेले राजधानी में ही 2079 खसरों में गड़बड़ी सामने आई है। इस तरह सूबे में बोगस किसान असली किसान बनकर समर्थन मूल्य की राशि डकार रहे हैं। स्थानीय कर्मचारी और अधिकारियों के बीच मिलीभगत से ये धंधा ग्रामीण क्षेत्रों में खूब फल फूल रहा है। एक और अन्नदाता के हक पर डाका डाला जा रहा है तो दूसरी ओर प्रदेश में किसानों की संख्या लगातार घट रही है। बीते 2 दशक में लगभग 35 लाख किसान कम हो गए हैं। सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2001 में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख किसान खेती और किसानी का काम करते थे, जो 2011 में घटकर 98 लाख और 2021 में महज 70 लाख रह गए हैं। सोचिए, जहां किसानों की संख्या लगातार घट रही हो, वहां अगर उनके हक पर भी डाका पड़ने लगे तो फिर क्या कहेंगे। मध्य प्रदेश में फर्जी किसान असली किसानों का हक मार रहे हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लाखों की संख्या में किसान बनकर कुछ बोगस लोग असली किसानों का हक मार रहे हैं और समर्थन मूल्य के माध्यम से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। देखना यह होगा कि सरकार इन फर्जी किसानों पर कब बड़ी कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ अरविंद चौहान। तो मध्य प्रदेश में अन्नदाता के साथ जो अन्याय हो रहा है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता विकास बोंद्रिया जी हैं। बोंद्रिया जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। किसान नेता राहुल राज जी भी हमारे साथ हैं। राज जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी रमेश शर्मा जी हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। और हमारे सहयोगी अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फोन पर हमारे साथ शिव कुमार शर्मा जी भी होंगे, किसान नेता। सबसे पहले अरविंद, ये खुलासा किस तरह से हुआ है और कैसे हुआ है? ये तो कुछ जिलों के आंकड़े हैं, आपने जो जानकारी ली पूरे प्रदेश में, तो मुझे लगता है ये कई लाख पहुंच गए होंगे। निश्चित तौर पर कहेंगे त्रिपाठी जी, हमारे प्रदेश के किसान की हालत उस गाय की तरह हो गई है जिसका दूध राजनेता और अधिकारी बड़े आराम से पीते हैं, क्योंकि गाय एक सीधी गाय, एक जानवर है जो कभी भी ज्यादा उत्पात नहीं बचाती। वैसे ही अब इस हाल किसानों का हो गया है। कोई भी योजना बनती है तो वो लोग हितकारी होती है और इसके बाद जब वो फील्ड में जाती है, वो योजना फील्ड में पहुंचती है या जिले में पहुंचती है, तो वो लोक लुभावन में कन्वर्ट हो जाती है। साफ तौर पर देखेंगे किसानों की हालत बद से बदतर है, चाहे वो खाद का मामला हो, पानी का मामला हो, खसरा का मामला हो, यहाँ तक 10-10 रुपए खसरे खतौनी के लिए जाते हैं। जब भी हमने रिपोर्ट बनाई तो उसमें साफ तौर पर निकल कर ये आया, क्योंकि सरकार बराबर प्रयास कर रही है कैसे भी करके किसानों का उत्थान हो, लेकिन किसानों का उत्थान कहीं नहीं हो रहा, पतन बराबर होता चला जा रहा है। क्योंकि इससे पहले ये 2018 में शुरू हुआ था, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार आई थी तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाए, तो कांग्रेस ने आधार कार्ड को जोड़ने का काम किया था। अब वही काम अब भाजपा ने किया है। जब आधार कार्ड खसरे से जोड़ा गया तो लगभग 1.5 से 2 लाख ऐसे आधार कार्ड हैं जो खसरे से मिलान ही उनका नहीं हो रहा है। उसका साफ तौर पर कारण यह है कि जो सहकारी समितियां हैं वो माध्यम से साफ तौर पर जो किसान होते हैं, बोगस किसान होते हैं, फर्जी किसान होते हैं, वो सहकारी समितियों में उनकी सांठगांठ होती है। वो सहकारी समितियों में जाते हैं और कहते हैं कि हमने फला किसान से जमीन बटाई पे ली, जबकि किसान को पता ही नहीं है। जमीन बटाई लेने के नाम पर फिर वो आते हैं और अपना आधार कार्ड देते हैं, जो खसरा उनके नाम होते ही नहीं है, लेकिन वो सांठगांठ के चलते वो सहकारी समिति वो फर्जी किसान का अपने आप पंजीयन कर लेती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जब आप बरसात होती है, बरसात में सबसे बड़ा आप देखेंगे कि लाखों टन गेहूं सड़ जाता है, तो ये वही गेहूं होता है। फिर वो गेहूं उस बोगस किसान खरीदता है और फिर इसके बाद 2 या 4 महीने बाद वही समर्थन मूल्य में सरकार को वापस बेच दिया जाता है। तो करोड़ों रुपए का घोटाला प्रदेश में हो रहा है, सरकार को सब पता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई बड़ी कार्रवाई इन माफियाओं पर नहीं होती है। अनाज माफिया इतने ज्यादा सक्रिय है, उसमें गल्ला व्यापारी भी है, उसमें स्थानीय लोग भी है, उसमें नेता भी है, उसमें कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी भी है, क्योंकि बिना प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से ये अरविंद, यहाँ एक बार फिर आपसे सवाल कर रहे हैं इस बात का कि ये जो फर्जी किसान है, ये गेहूं कहाँ सरकार सहकारी समितियों में जो सड़ा गला गेहूं जो पानी में भीग जाता है वहां से खरीदते हैं, दूसरे राज्य से खरीदते हैं, या उन किसानों से खरीदते हैं जिनकी फसल खराब हो जाती है तो उनसे कम दाम में खरीद करके सहकारी समितियों को बेचते हैं? इसमें खेल क्या है?
ये उन किसानों को टारगेट करते हैं जो गरीब होते हैं, क्योंकि समर्थन मूल्य इस समय तो गेहूं ज्यादा महंगा चल रहा है, इसलिए और ये खुलासा हुआ है। जब गेहूं सस्ता होता है और समर्थन मूल्य के लिए लाइनें लगी रहती हैं, तभी वहां पहुंच जाते हैं, 1600 रुपए 1700 रुपए खरीदते हैं और किसान को तत्काल, और जो किसान होता है, असली किसान होता है, जो फटे पैर नंगे पैर आता है, फटी बनियान पहनकर आता है, उसे नगद भुगतान करते हैं। और धीरे धीरे करके इसमें गांव का सरपंच की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरपंच के साथ साथ वहां की जो सहकारी समितियां हैं, सरकारी समिति के साथ साथ जो वहां पर वेयर हाउस बने हैं त्रिपाठी सर, उनकी बड़ी इसमें भूमिका होती है, संदिग्ध भूमिका होती है। उसी के माध्यम से पूरा ये गोरख धंधा चलता है। वहां के जो एसडीएम होते हैं, उन्हें सारी खबर, मतलब सारी की सारी जानकारी उन्हें होती है, तहसीलदार को सारी की सारी जानकारी होती है कि ये गोरख धंधा कैसे किया जा रहा है। क्योंकि ग्रामीण होता है, ग्रामीण ज्यादा कुछ जानता नहीं, उसे तो ग्रामीणों से ये उनका जो गेहूं खरीदते हैं, ठीक अच्छा गेहूं खरीदते हैं या उनका भी खराब, कितना अंतर आ जाता है समर्थन मूल्य और ग्रामीणों से जो खरीदते हैं उनमें? डिपेंड ये करता है कि उस समय समर्थन मूल्य क्या चल रहा है और बाजार भाव क्या है। अगर बाजार भाव समर्थन मूल्य समकक्ष है तो वो खराब गेहूं खरीदते हैं, जो छन्ना लगा के किसान छान के लाते हैं, फिर वो वाला खराब गेहूं खरीदते हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो सड़ा गला गेहूं है, जो खेतों में खराब हो जाता है, जैसे अब इस समय बरसात का समय नहीं है, खेतों में फसल खड़ी हुई है, अगर इस समय बरसात हो जाती है तो वो गेहूं काला पड़ जाता है। तो इनकी निगाहें उस खेत पर होती हैं जिन किसान का गेहूं काला पड़ा है, ये जाके 1000 रुपए 800 रुपए भाव में खरीद लेते हैं। इसके बाद उसी गेहूं को जाके 2100-2200 में जो समर्थन मूल्य चल रहा होता है उसमें बेचते हैं, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। और इसमें पूरा का पूरा मिली भगत होती है अधिकारियों की, क्योंकि वहां पर सीधे बोरे आते हैं और बोरे के बोरे सीधे बेच दिए जाते हैं। और वही गेहूं बरसात में बाहर, सर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वही गेहूं, जो खराब गेहूं वो लोग खरीदते हैं, वही गेहूं बाजार में वेयर हाउस के बाहर रख दिया जाता है कि सड़ने के लिए बरसात हुई तो बहाना कर दिया जाता है कि पूरा गेहूं सड़ गया। और इसके बाद उसी गेहूं को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसके माध्यम से बाजार में बेच दिया जाता है। जबकि नियम यह है कि नीचे का एक बोरा गेहूं खराब होता है और ऊपर का एक बोरा गेहूं खराब होता है, बीच का गेहूं कभी खराब नहीं होता। ये रिपोर्ट बाकायदा आ चुकी है और कई बार इस पर मुकदमा ही पंजीकृत वेयर हाउस वालों पर हुए हैं। लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई न होने के चलते ये जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने भी सूदखोर लोग हैं, जितने भी कह सकते हैं कि ये अनाज व्यापारी हैं, वो बच जाते हैं। जी चलिए अरविंद, सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ किसान नेता हैं राहुल राज जी। राहुल जी, आप लोग किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, असली किसान मारा जा रहा है और इस तरह से जो व्यापारी सीधे जो कह सकते हैं कि जो मुनाफाखोर हैं वो फायदा ले रहे हैं। क्या आप लोगों ने इस पर कभी आवाज उठाई और आप लोगों ने इसमें पहल की जानकारी लेने के लिए? अगर इनको आधार कार्ड से नहीं जोड़ा जाता तो ये खेल चलता ही रहता। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बरसों से जो मांग हम करते आ रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार की बात हम जब भी तुलाई चालू होती है कहते हैं, उसको आज आपके माध्यम से एक आवाज मिल रही है और हमें एक पटल मिल रहा है, यहाँ बैठ के हम बात कर सकें जी। विगत कई वर्षों से किसान इस बात की आवाज उठाता है, मगर किसान की आवाज बड़े लोगों के दबाव में बंद कर दी जाती। बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी हमारे साथी मित्र, आपके पत्रकार साथी बता रहे थे, मैं उसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण जोड़ देना चाहता हूँ। आपने पूछा कि ये गेहूं आता कहां से है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने खुद अपना आंकड़ा पेश किया, जिसमें छतरपुर अव्वल नंबर पे था। वो इसलिए अव्वल नंबर पे है त्रिपाठी जी क्योंकि वो बॉर्डर का जिला है। सीमावर्ती जिलों में बॉर्डर पे ट्रक पार करा लिए जाते हैं। और पिछले वर्ष इसी मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सागर जिले में एक वेयर हाउस में ट्रक पकड़ाए थे खूब सारे, जिन्होंने बगल के बुंदेलखंड से रास्ते से होते हुए उत्तर प्रदेश से लाके गेहूं यहाँ खपा दिया था। तो जहां भी सस्ता मिलता है वहां से लोग अपना गेहूं खरीदते हैं। और ये जमीनें किनकी हैं, ये कौन लोग हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है, इस पे भी बात होनी चाहिए। वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की आड़ में 2 नंबर के पैसों से अपनी जमीनें खरीद रखी हैं। देखिए ये बात बताना जरूरी है कि बड़े किसान कौन है आज की डेट में, या तो वो पुराने राजा रजवाड़ों के परिवार वाले हैं, या जमींदार के परिवार वाले हैं, या बड़े काश्तकार हैं। बाकी जो पटेल और चौधरी होते थे गांव की, उनकी संतानों के बाद 100 एकड़ का 10 बच्चे हो गए, 10 उसके बाद करते हुए उनके पास तो जमीन बची नहीं है, अब वो हो गए छोटे किसान। तो पूर्वजों से जो जमीन चली आ रही वो और ये छोटों के अलावा जो ये नए किसान पैदा हुए हैं, ये वो व्यापारी हैं जो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं और टैक्स बचाने के लिए अपनी जमीनों की आड़ में दिखाते हैं कि साहब हमने यहाँ फसल लगाई थी। और त्रिपाठी जी, आपको जान के हैरानी होगी कि जब हमारी फसल नष्ट होती सबसे पहले फसल बीमा राहत राशि इन्हीं के खेतों में चली जाती, क्योंकि ये दबाव वाले लोग हैं, सक्षम लोग हैं, या गांव की भाषा में कहूं तो दबंग लोग हैं। फिर वो भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता जिनके पास 2 नंबर का पैसा आ रहा है, साहब कहां खपाना है, खेती में खपा दो, खेती टैक्स फ्री है, खेती की आड़ में 2 नंबर का पैसा भी खप जाएगा और साथों साथ हमको टैक्स का रिबेट मिलेगा, इधर जो गेहूं खपाना गेहूं खपा देंगे। तो सस्ता माल खरीदना, 2 नंबर के पैसे से खरीदी हुई जमीन के नाम पे वो माल दिखाना और एडजस्टमेंट करा देना, ये कितनी बड़ी बात है। जो मुद्दा हमारे साथी ने उठाया वो गलत नहीं है। जानबूझ के वही गेहूं बाहर इसलिए रखा जाता है कि अगर मान लो कोई टीम आके जांच करना चाहे तो साहब गेहूं तो सड़ गया, वो गेहूं सड़ गया। और वो गेहूं कौन सा था, वही था साहब जो फलाना फलाना के नाम पे बिका था। और बटिया वाली जो इन्होंने बात कही है बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में भी सोसाइटी में मैं आपको बता दूं, इस बार सरकार ने
कुछ फेरबदल किए थे कि साहब जो 60 एकड़ से ज्यादा वाली भूमि वाले लोग हैं उनके ऊपर सरकार ने ये कहा था कि उसमें जब हम रजिस्ट्रेशन इस बार हो रहा था त्रिपाठी, जिसमें जीएसटी जैसा शब्द लिखा आ रहा था, तो भड़बड़ा के लोग घरबड़ा गए कि सरकार ने शायद इनको ये समझ आई होगी तो उन्होंने कुछ उसमें सेटिंग करी कि भाई ज्यादा बड़े किसान किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने आइडिया क्या दे दिया, मतलब हमारे किसान साथी हमें बता रहे हैं साहब बगल में खड़े हुए सोसाइटी वाले ने आइडिया दे दिया, एक काम करो तुम बटिया में चढ़ा दो, मतलब जो बाकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है उसको जानबूझ के सोसाइटी वाले बटिया में चढ़ा देते हैं। अब आप एक बात बताइए, सोसाइटी वाले की जानकारी क्या पटवारी को नहीं है, क्या एसडीएम को नहीं है, क्या कलेक्टर को नहीं है, क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री को नहीं है, क्या मुख्यमंत्री को नहीं है? और ये एक दिन का तो धंधा चल नहीं रहा है ना। मैं ये कहूं कि 15 महीने की कांग्रेस में हुआ हो या अभी शिवराज जी की में हो या 15 वर्षों से उनकी में हो रहा हो, ये निरंतर चलता आ रहा है। आप गेहूं किसान से खरीदने के बजाय उसे लाइन में लगाते हैं, बड़े लोग आते हैं, तुलाई सेंटर का हाल क्या है त्रिपाठी जी? दबंगों के तो घर से ही पर्ची मर्ची हम तो यार रजिस्ट्रेशन करते रह जाते हैं, जो ताकतवर लोग हैं उनके तो घरों से ही तुलाई हो जाती है, राखे रखी हो जाती है और बाद में उनके यहाँ पर्चियां पहुंच जाती हैं और यह किसान लाइन में लगा रहता है। इसके बाद जो गेहूं सड़ाया जाता है लिकर लॉबी के लिए सड़ाया जाता है। आज दारू पे बहुत बात हो रही मध्य प्रदेश में, कोई कह रहा है दारू बंद करो, लेकिन दारू को बढ़ावा देने के लिए तो आप ये गेहूं सड़ाते हो ताकि अपने जो लोग आपको चंदा देते हैं उनको आप सस्ते दाम में गेहूं उपलब्ध कैसे कराओगे? सड़ेगा नहीं तो। राहुल जी, यहाँ बात ये हो रही जो फर्जी किसान है, जी जी। मैं सवाल यहाँ उठ रहा है कि ये जो छोटे किसान ही सही जी, जिनसे ये गेहूं ले लेते हैं बाजार मूल्य पे और समर्थन मूल्य पे उनकी सेटिंग रहती है, तो छोटे किसान इनको बेचते क्यों है, वो क्यों नहीं समर्थन मूल्य में सीधे लेते हैं? ये आपका वाजिब सवाल है। छोटे किसान क्यों बेचते हैं? वो इसलिए बेचते हैं कि जो छोटा 5 एकड़ का किसान या उससे कम का किसान है, बड़ी मेहनत से अपनी फसल लगाता है, उसके ऊपर देनदारी बहुत होती है। सरकार कहती है 0% ब्याज दे रहे हैं, लेकिन 31 तारीख तक तो उसका गेहूं तुलता ही नहीं है, तो पैसा नहीं आता, 16 से 18% उसको ब्याज देना है। तो वो उस चक्कर में शादी ब्याह का समय है, देनदारी पटानी है, तो जो भाव उसे मिलता है। और सबसे बड़ी बात, सामने खड़ा हुआ के आदमी जब ये बात किसान के खेत पर जाके कहता है कि ये रखा नगद, तो आप मार्केट में किसी भी कमोडिटी को परचेज करने जाइए, अगर आप नगद दे रहे हैं तो आपको भाव सस्ता मिल ही जाता है। किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर ये बड़े लोग जाते हैं और टारगेट करते हैं किस गांव में कौन गरीब किसान है, किसको पैसे की जरूरत है। जैसे एक जमाने में साहूकार निगाह लगा के गिद्ध की तरह बैठते थे कि इसको घर में जरूरत है तो उसके जेवर गिरवी रखवा लो, और वो जेवर कभी वापस नहीं जाते थे और जमीन कभी वापस नहीं जाती थी। ये खेल ये बड़े लोग खेलते हैं। और ये जो छोटी छोटी वो क्या कहते हैं आजकल माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनियां आई हैं, उनके गिरोह होते हैं जो निगाह रखते हैं कि किसको पैसे की जरूरत है, उसको कैसे दबाया जा सकता है। तो सारा डेटा ये लोग निकाल के रखते हैं, किसको जरूरत है उससे औने पौने दाम पे खरीदो। और मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं, सीमावर्ती जिलों में ये सबसे ज्यादा चलता है। इंटर स्टेट बॉर्डर पे गेहूं पार कराया जाता है और अनाज पार कराया जाता है और यहाँ वो लाभ उठाते हैं। तो क्या दूसरे स्टेट में सस्ता है यहाँ से? नहीं, दूसरे स्टेट में सस्ता वाली बात नहीं है। जो मैं आपकी किसानों की बात बता रहा हूं, हमारे यहाँ के किसानों का पंजीकरण हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, दूसरे सस्ते वाली बात है। जैसे यहाँ छोटा किसान है कि वहां छोटा किसान नहीं है। सीमावर्ती जिलों में अधिकतर गरीबी होती है, वहां ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता और किसान वहां का सक्षम नहीं होता है उतना। आप छतरपुर जिले की बात कर ले, आदिवासी अंचलों की बात कर ले, तो वहां के किसानों की मजबूरी का फायदा उठा के ये लोग इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पक्ष विपक्ष की बात करें उसके पहले एक बार रमेश जी, आप भी किसान भी हैं, पत्रकार भी हैं और समाजसेवी भी हैं। ये आपके सामने क्या, अगर ये आधार कार्ड से नहीं जुड़ता तो संभवतः ये चीज सामने नहीं आती, अभी तो और बहुत सारा मुद्दा होगा। क्या ये बात आपके सामने कभी 10 साल 5 साल जब से समर्थन मूल्य में खरीदना चालू हुआ, क्या आई कभी? नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत सामान्य बात है। और जो गल्ला इस तरीके से आता है वो 3 प्रकार से गल्ला आता है। मोटे तौर पर किसान तो कोई फर्जी होता नहीं। ये जो गल्ला आता है, चूंकि अब आधार कार्ड से लिंक हो गया, ये 3 प्रकार का गल्ला होता है। एक गल्ला तो वो होता है जो खेतीहर मजदूर होता है और खेत में काम करता है, उसने 10-25 पसेरी ले ली। अब वो 10-25 पसेरी या 50 आधा कुंटल या 1 कुंटल गल्ला जो इकट्ठा हुआ है वो मंडी में बेचने नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं लोकल व्यापारियों को बेच देता है। इसमें एक वो प्रकार का गल्ला होता है। दूसरा वो गल्ला होता है ये जो हार्वेस्टर वाले आते हैं और जो कटिंग करते हैं, तो वो 2 प्रकार से किसानों से सौदा करते हैं। जिसके पास नगद पैसा होता है उससे तो वो नगद ले लेते हैं, और जिसके पास नगद नहीं होता है उसके साथ गेहूं की तुलाई के हिसाब से सौदा होता है। और एक हार्वेस्टर वाला जब अपने वहां से गांव से, ज्यादातर हार्वेस्टर वाले पंजाब से बाहर से आते हैं, तो ये जो एक हार्वेस्टर वाला उसके साथ 2-2, 4-4 हजार कुंटल गल्ला इकट्ठा होता है। ये दूसरा एक वो गेहूं होता है। तीसरा वो गेहूं होता है जब किसान मंडी में बेचने आता है,
तो एक मुझे नहीं लगता, और अगर मेरी जानकारी गलत हो तो भगवान जी से क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं, एक भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो सही तोलता हो। 1 कुंटल के बजाय वो कम से कम 10 किलो, 8 किलो, 5 किलो ज्यादा तोलते ही हैं, वो गल्ला इकट्ठा होता है। अब ये जो सारा का सारा गल्ला इकट्ठा हुआ है, इसको आप समर्थन मूल्य पर टिकाना है। तो समर्थन मूल्य से टिकाने के लिए जो सहकारी समितियां होती हैं, उन सब की मिलीभगत होती है। सहकारी समिति से लेकर के मंडी के कर्मचारियों से लेकर के गोडाउन तक ये सारी की सारी मिलीभगत होती है, और उस तरह फिर ये सारा का सारा गेहूं खपता है। ये बिल्कुल नई बात नहीं है, ये हमेशा से, जब से ये हार्वेस्टर वाले आए हैं, जब से मजदूर आए हैं, समर्थन, ये तब से बराबर सिलसिला चल रहा है। मैं कई वक्त, जैसे मान लीजिए छोटा किसान कौन सा होता है, छोटा किसान का गेहूं वो आता है कि बाई द वे जिसकी अब 2 एकड़ की जमीन है, उसने बटाई से दी हुई थी, बटाई से देने में उसके पास 10 एकड़ 10 कुंटल या 20 कुंटल गेहूं आया, तो वो 10-20 कुंटल को किस ट्रैक्टर वाले को कहेगा वो 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये बोरा लेगा या ट्रैक्टर हायर करेगा? तो वो जो गांव में खरीदने वाले आते हैं, उन गांव में खरीदार को वो दे देता है। और एक चौथे प्रकार का इसमें गल्ला वो होता है जो हाट में बिकने आता है। हाट में किसी को कुछ सामान लेना तो ले आया, 5 पसेरी गेहूं ला करके बेच गया। वो जो व्यापारी के पास इकट्ठा होता है, ये 5वें प्रकार का गेहूं होता है। तो कुल मिलाकर के फिर वो समर्थन मूल्य में जाकर के बिकता है। ये इस प्रकार का गेहूं है त्रिपाठी जी। नहीं, एक सवाल यहाँ, जैसे आपने कहा हार्वेस्टर जो छोटे किसानों को ही टारगेट करते हैं, ऐसा राहुल राज जी ने भी कहा, सामने भी आ रहा। जो छोटे किसान है वो हार्वेस्टर से नहीं कटाए, वो खुद कटाई करते हैं। हार्वेस्टर वाले त्रिपाठी जी ऐसा है, 2 प्रकार के किसान हैं। एक किसान वो है जिसने कटाया और पहले से उनको एडवांस पैसा दे दिया, लेकिन एक दूसरा किसान वो है जो एडवांस पैसा नहीं दे सकता। एडवांस पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मंडी में भी अगर वो बेचने जाएगा तो उसको तारीख मिलती है कि फला तारीख को पेमेंट आएगा, तो वो हार्वेस्टर वाला रिस्क नहीं उठाता और वो गल्ले की सौदा तय कर लेता कि ठीक है 100 कुंटल निकलेगा तो 20 कुंटल बेरा हो जाएगा या 10 कुंटल बेरा हो जाएगा, जैसा उसका सौदा होता है। तो कुल मिलाकर के जैसे ही होकर के बोरा निकलता है तो बाकायदा उस बोरे को, जैसे उसमें लगा रहता है, तो एक बोरे में तुला, तो किसान के बोरे अलग चले जाते हैं और हार्वेस्टर वालों के अलग चले जाते हैं, और हार्वेस्टर वाले बाकायदा गोडाउन या मैदान बाकायदा लेते हैं और जहां उनका गल्ला इकट्ठा होता रहता है। तो कुल मिलाकर के ये जो किसान नगद नहीं दे सकता, हार्वेस्टर वाले के पास उसका गल्ला इकट्ठा होता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता गल्ला बेच करके पैसे देने की। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो छोटा किसान है 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ वाला, वो हार्वेस्टर से नहीं, खुद मजदूरों से कटाई करवाते। देखिए उसका एक कारण क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि वो 2 एकड़ का या 4 एकड़ का किसान है। खेत क्योंकि पूरी की पूरी पटी होती है, अब उसमें एक 10 एकड़ का किसान भी है और एक 2 एकड़ का किसान भी है। तो हार्वेस्टर वाला जब चलता है तो एक कोने से फसल काटता हुआ चलता है और उस बीच में 2 एकड़ वाला किसान वहां पर खड़ा रहता है, उसका फसल कटा तो उसने अपना गल्ला ले लिया। ये हमको यहाँ बैठकर लगता है कि 2 एकड़ वाला कैसे हार्वेस्टर से कपा, हार्वेस्टर पूरी पटी में एक साथ चलता है, तो वो सब किसानों के गल्ले काटता है। कोई 100 एकड़ वाला होगा उसका भी काटेगा, जो 2 एकड़ वाला होगा उसका भी काटता है, वो पट्टी में पूरा चलता है। सर ये खेल, खैर मैं आपको बता दूं कि 35 लाख किसान कम हो गए हैं। 2001 में जो थे 1 करोड़ 10 लाख थे, 2011 में 98 लाख हुए, 2021 में 70 लाख किसान हो गए। मतलब इतने 35 लाख किसान इन 20 सालों में हो गए। इस बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा था। कांग्रेस ने, मुझे नहीं लगता है भूपेंद्र जी की इस मुद्दे को ढंग से कभी उठाया हो सकता है उठाया हो, मेरे नॉलेज में ना आया हो, लेकिन 3 से तो बीजेपी की सरकार है, 2 साल आपका समय भी था। तो इसमें विपक्ष किसानों का हितैषी तो बनने का प्रयास करता है, लेकिन जो वाकई में जो छोटे किसान हैं जो पिस रहे हैं, इस तरह से जो अनाज माफिया हैं जिस तरह से उनको ठग रहे हैं, उनके खिलाफ कोई इस तरह कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किया भूपेंद्र जी? देखिए देश में जो है एक आम चलन हो गया ये कि हर बात का जिम्मेवार विपक्ष है, सरकार किसी बात की जिम्मेवार नहीं है। नहीं, विपक्ष हम लोग नहीं बता रहे, विपक्ष को हम बोल रहे हैं कि हम लोग इसी बात के शिकार हैं जी, और रास्ते चलते हर आदमी हमको टिका के चल देता है। तो मैं जो जी मैं आपसे हम लोग टिकाते होंगे जी, बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये कि आपके पैकेज में आपने बताया जी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने ये जो आधार कार्ड को कनेक्ट करने का काम शुरू किया, उस पारदर्शिता के कारण ये चोटे पकड़े गए जो अशोकनगर में पकड़े गए हैं। और ये जो चोरी, ये जो डकैती है, ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कमलनाथ जी का सिस्टम लागू था और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को पता होता कि अगर ये सिस्टम रखने से उनकी दुकानदारी में डैमेज हो सकती है, तो हो सकता है इस सिस्टम को वो बदल देते, समय रहते बदल नहीं पाए, इसलिए एक्सपोज हो गए हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज इस बात को समझना पड़ेगा, ये फिगर आज से नहीं है जी,
मामा जी के आंकड़े उठा लो, खेतों में पैदा होते हैं, और उनके सांख्यिकी विभाग के आंकड़े उठा लो, दोनों में लाखों का अंतर है। ये जो 35 लाख किसान एक दिन में खत्म नहीं हुए, और ये सांख्यिकी विभाग सुनिए तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही हूँ। बता रहा हूँ, ये जो 35 लाख किसान कम हुए हैं, यही जो है 35 लाख मजदूर बढ़ गए, खेतीहर मजदूर। ये मामा जी की 16 साल की उपलब्धि है, और उन्होंने लोगों को मजदूर बना दिया। इसको दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताता हूँ। भारत सरकार ने एक ई श्रम पोर्टल बनाया है। उस श्रम पोर्टल पर उन्होंने मजदूरी करने के लिए मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया। आप कल्पना करेंगे मध्य प्रदेश से कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया? मात्र 5 महीने में 1 करोड़ 21 लाख लोग मजदूर बनने तैयार हैं इस मध्य प्रदेश के। ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश है, ये सोने की लंका है जो हुजूर ने पैदा की है। 1 करोड़ 21 लाख, और 1 करोड़ 21 लाख में से, और आपको बता दूं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं इस प्रदेश में। 1 करोड़ 14 लाख लोगों ने काम मांगा मनरेगा में। सरकार खुद मान रही है ये अपनी रिपोर्ट में कि 27 लाख लोगों को वो काम नहीं दे पाए। मजदूरी का काम, 50 दिन का काम 1 साल में नहीं दे पाए। और बेरोजगारी की परिभाषा क्या है कि आपके पास लगातार 6 महीने काम नहीं है तो आप बेरोजगार हैं। आप कल्पना करें, 30,23,000 ये मध्य प्रदेश की सरकार बता रही कि शिक्षित बेरोजगार इनके पंजीकृत हैं, जबकि ये दफ्तर बंद कर चुके हैं। जब इन्होंने जो है संघ का एक आदमी बिठा दिया है, उसको जो है वो पूरे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिस हैं बंद कर दिए हैं। वो आदमी आजकल जो है प्लेसमेंट ऑफिस चला रहा है। इसके बावजूद 30,23,000 लोग सड़कों पर घूम रहे हैं बेरोजगार। हर महीने गोली दी जाती है कि 1 लाख हर महीने हम 1 लाख लोगों को काम देंगे। ये गोली जो है 2 साल से चल रही है, अभी तक खाने किसी को नहीं मिली। ये भी उसका रैपर भी नहीं देखा लोगों ने कि इस गोली का रैपर कैसा है। अब मैं आ रहा हूँ मूल बात पर। हाँ, मूल बात पे आया वही तो कि मध्य प्रदेश में जो अभी आपके सामने जो भूमिका आई है, वो भूमिका सही नहीं है। असली भूमिका क्या है? वही बता रहा हूं मैं। असली भूमिका ये है जो बात उठाई राहुल राज जी ने, जो सागर में गोविंद राजपूत जी थे खाद्य मंत्री, उनके जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्षेत्र के खाद्य मंत्री। सुनते लीजिए, बात तो करनी। नहीं, हम भाई अरे भाई अभी इसी सरकार में थे पहले, उसके बाद बना बिसाऊ लाल, पहले वही थे। हाँ, प्रभार था उनके पास। हाँ। तो उनके जो क्षेत्र की जितनी जो समितियां हैं, उन समितियों में उत्तर प्रदेश का गेहूं आया। उत्तर प्रदेश का कौन सा गेहूं आया? आपके चैनल ने भी दिखाया, इसलिए आपको सिर्फ स्मरण करा रहा हूं मैं कि वो जो गेहूं था वो पीडीएस सिस्टम का गेहूं था। ये पीडीएस सिस्टम में जो पिल्फरेज हो रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार स्वीकार कर रही है, जब मोदी जी ने पकड़ ली है दुकान तो, कि 23 लाख फर्जी राशन कार्ड से जो है रिसाइकलिंग चल रही है ये पीडीएस के खाद्यान्न की। ये पीडीएस का खाद्यान्न 23 लाख लोगों के हिस्से का खाद्यान्न, जरा कल्पना करिए कितना होगा। इसकी रिसाइकलिंग होती है। ये शासन के अंदर से जो है ये दीमक चल रही है, और इसमें सबका बंटवारा है। इसमें बंटवारा जो है ये सबसे नीचे तक जब आप चले जाएंगे तो नागरिक आपूर्ति निगम तक ये कांड पहुंच जाएगा। ये सही बताया हमारे पत्रकार भाई साहब ने कि इसमें पूरा मध्य प्रदेश इन्वॉल्व है। आप तो कई जगह जो है आपको, अब जबलपुर आप जाएंगे तो हर ट्रक पे आपको बीजेपी के नेताओं को टोकन देना पड़ेगा, कट में नहीं देनी पड़ती है। किस बात की? यही ट्रक भरेगा नहीं तो जो है बेयर हाउस में नहीं जाएगा। आए रहे। हाँ, सुनिए मेरी बात, अभी बताएंगे, बोंदिया जी बताएंगे। बड़े बड़े नेता हैं, कट में नहीं लगती उसकी, सिर्फ जो है ट्रक बेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए। ये हालात मध्य प्रदेश में पैदा हो गई है। अब ये किसान रो रहा है, फर्जी किसानों के नाम पर ये सब सारी रिसाइकलिंग चल रही है। ये रिसाइकलिंग है, इसमें कहीं किसान के साथ धोखाधड़ी नहीं हो रही है। हाँ। किसान के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, और माल है शासन का, उसी की रिसाइकलिंग हो रही है, और ये हर जगह पकड़ा जाता है। अब मैं आपको और बता देता हूँ, किसानों को एक मिनट भूपेंद्र जी, मतलब कि जो खराब अनाज शासन बताती है ये खराब अनाज है, उसी को व्यापारी खरीद लेते हैं, फिर शासन को बेच देते हैं। अरे 2 रुपए किलो का पीडीएस का जो अनाज है वो रिसाइकलिंग होता है अब 20 रुपए में, और सब बंटवारा हो जाता है बचे हुए 18 रुपए का। ये कांड चल रहा है मध्य प्रदेश।
और 16 साल से चल रहा है। और एक और आपको आंकड़ा बता देता हूँ इसकी, आप इस पे भी एक अगली स्टोरी आप चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा कोई वेयर हाउस नहीं मध्य प्रदेश का, और विशेषकर हरदा, होशंगाबाद, विदिशा, इन 3 जिलों के आप आंकड़े निकाल लीजिए शॉर्टेज के। अगर 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाता है, वेयर हाउस पहुंचता है 80, कहां जाता है 20। ये हर साल शॉर्टेज डाली जाती है। ये शॉर्टेज की कभी जांच, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, इनकी कभी जांच नहीं होती। इसमें जो लोग पकड़े जाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कई लोगों को तो सिर्फ इस शॉर्टेज कांड के कारण प्रमोशन मिल गए। ये बड़ी स्टोरी है ये मध्य प्रदेश की। शॉर्टेज हुआ तो प्रमोशन मिल गया। हाँ साहब, आप ढूंढिए तो आपको नगद स्टोरियां मिलेंगी बहुत शानदार इस तरह की। ये मध्य प्रदेश का हाल चल रहा है, और ये मध्य प्रदेश इस रास्ते पर चल रहा है। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको तीसरी तरफ से कैसे पकड़ेंगे। एक और छोर है जहां से आप पूंछ दबाएंगे चींची बोलना चालू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान निधि दी, राहुल राज जी इससे वाकिफ हैं। इस सम्मान निधि में मध्य प्रदेश सरकार को जब दिल्ली से बत्ती पड़ी, मोदी जी ने पकड़ लिया इस चोरी को, तो 2.5 लाख किसानों से सम्मान निधि वापस रिकवर की गई। ये फिगर्स हैं आपके सामने हैं, सब ऑन रिकॉर्ड हैं ये चीजें। यानी 2.5 लाख किसान तो मोदी जी को पता है कि फर्जी है मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, जिनके नाम पर सम्मान निधि जैसा जो है पवित्र जो काम था उसमें भी लूटमारी कर ली यहाँ पर, उसको भी किसान तक नहीं जाने दिया। ये मध्य प्रदेश सरकार ने खुद स्वीकार किया, वसूली हुई उनसे वापस नोट उनको कि तुम्हें गलत दे दी हमने, सम्मान निधि वापस लाओ। क्यों? क्योंकि अब मोदी साहब ने पकड़ लिया है, तो आप उसको तो कर नहीं सकते। मोदी साहब ने पकड़ा कि शिवराज जी ने पकड़ा? मोदी जी ने पकड़ा है, वहां से बत्ती आई तो फिर शिवराज जी ने पकड़ा है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब फिगर्स हैं, ऑफिशियल नहीं, इसमें कोई ऊपरी बात नहीं है। मोदी जी ने पकड़ लिया, ये कैसे मालूम? आप पता कर लीजिए कि केंद्र सरकार की टीम ने पकड़ा है तो मोदी जी ने पकड़ा है। और कितने मामले पकड़े किसानों से संबंधित आपको बताता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जिनकी इंक्वायरियां चल रही हैं, अभी 7 करोड़ रुपए के बीज 10 गुनी कीमत पे खरीद लिए गए मसाले के। ये भी किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। 110 करोड़ रुपए का कांड मैंने ही उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से इंक्वायरी चल रही है और सीबीआई में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। उसमें जो है नकली खाद, कैप्सूल दिए पेड़ों को। आपने कैप्सूल खाते देखा कभी क्या? पेड़ों को भी कैप्सूल खिला दिए इस मध्य प्रदेश सरकार ने। ये काम हो रहा है। अभी 78 करोड़ की हमने एक और चीज उठाई थी, वो उसकी भी जांच व्यवस्थित हो गई। विधानसभा में सरकार ने स्वीकार कर लिया कि घोटाला है। ये सब जो है विकास जी से उत्तर ले ले, बहुत सारे आरोप हो गए। ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है। आप कहें तो कागज दे दूंगा, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये घपले हैं। वो विकास जी को दे देंगे, तो एक एक करके उनसे उत्तर भी ले लें। लेकिन भूपेंद्र जी, एक सवाल यहाँ है कि ये सारा इतना बड़ा घोटाला हुआ, आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं आए, जोरदार प्रदर्शन क्यों नहीं किया? कि ठीक है, ये हमारे अरविंद जी ने और कहीं से ये सारी रिपोर्ट्स आई, आपने ही दी होंगी, आपके पास बहुत अच्छे आंकड़े हैं, आप इस पे क्यों धरातल पे नहीं आए? अरविंद के परिश्रम पे आप मेरा नाम मत लिखिए, उसका खुद का परिश्रम है, लेकिन उसने बात सही उठाई है और आपके पत्रकार को मैं बधाई दूंगा और आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आप के नाते इस पे तो जोरदार मैंने आपसे निवेदन किया। मैंने आपने चूंकि प्रथम डायलॉग में ये कह दिया था कि विपक्ष क्या कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से 2 इंक्वायरी तो सिर्फ मेरे उठाने से चल रही हैं। 110 करोड़ और 68 नहीं बोल रहा मैं, पूरी पार्टी की। अरे भाई, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ। पे जिस तरह जिले लेवल मैं पार्टी का हिस्सा हूँ आदरणीय, और मैं पार्टी की तरफ से ही सारे नेताओं की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पार्टी में नहीं होता तो मेरे पास थोड़ी इतने मामले आते। भूपेंद्र जी, मैं ये पार्टी के कारण ही मेरी हैसियत है। चलिए, आपके पास मामले आए, इसको वहां पे जाके जब ये आप जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे किसानों के साथ आप खड़े होंगे, सबका समर्थन मिलेगा आपको, उस लेवल पे आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? अब आप जो है, आप सारे चीजों में उठा लें। ये नैरेटिव जो है ये बीजेपी का फैलाया हुआ नैरेटिव है। आप अशोकनगर में किसने पकड़वाया पता कर लीजिए। सागर में जो है, जो राहुल राज जी ने बताया गेहूं, वो किसने पकड़वाया था खाद्यान्न का, आप पता कर लीजिए। दादा पकड़े गए थे जो है बिसाऊ लाल जी के शहडोल में, जो खेल पकड़ा गया, वो किसने उठाया, ये पता कर लीजिए। हर सुन लीजिए साहब, हर जगह कांग्रेस है, हर जगह कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस ने ये सब किया है।
कांग्रेस निरंतर ये लड़ाई लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी। चलिए, इसका उत्तर हम राहुल राज जी से पूछ लेंगे। कितना विकास जी, बहुत सारे आरोप हैं और ये तो सामने ये सांख्यिकी विभाग आपका कह रहा है, एक तरफ किसानों के आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, किसानों को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद दे दूंगा बीजेपी के कि उन्होंने सच को स्वीकार किया है कि एक ऐसा आदमी तो ईमानदार है बीजेपी में जो मान लेता है। चलो, विकास जी को आप प्रवोक कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास आंकड़े, ये भी आपके ही है। छतरपुर में 24,000, रीवा में 10,000, मतलब ये अभी तो एक छन्ना नहीं लगा है, अभी तो ये सामान्य तौर पे पकड़ा गया। अगर बेहद रूप से इसकी अगर इंक्वायरी होगी, जांच होगी, तो हमें लगता है ये और बहुत सारे आगे जाएंगे। और इसका श्रेय जाता है कमलनाथ सरकार, क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड से जोड़ा पंजीयन कराने वाले रकबों को। ये फर्जी रकबे निकले जी। नहीं जी, कमलनाथ जी की सरकार को नहीं जाता। ये प्रोसेस 2014-15 से मध्य प्रदेश में क्रियान्वित हो गया। एक बात बताइए, इस ढंग की समर्थन मूल्य की खरीदी, अरे मैं 2010 से चालू हो गया सर, मैं 2010 के पहले से चालू हो गया। पोल खोलेंगे। इस ढंग की समर्थन मूल्य पे खरीदी हो, किसानों के कागजात जमा कराए जाएं, इतना ही नहीं, उनकी औसत उपज कितनी होती है, कुल कितने रकबे में वो खेती कर रहे हैं, कितने गेहूं की उपज होगी, उतनी ही खरीदी की जाए। इसके सब गुणा भाग लगा के आंकड़े जब हमने प्रस्तुत किए थे, जब 2009-10 से ये चीजें चालू करी साहब, तब तो जाके आज खरीदी का ऐसा परिष्कृत सिस्टम बना। पेमेंट किसान के खाते में जाता है, कहीं किसी को पेमेंट में कोई नगद को हाथ लगाने का मौका। आधार कार्ड से किसने जोड़ा? आधार कार्ड से भी भारतीय जनता की पार्टी की ही सरकार ने, शिवराज सरकार ने उस प्रक्रिया को चालू किया। देखिए टेक्नोलॉजी, देखिए मैं बता तो दो, मैं तो कह रहा हूँ ना 15-16 से इस पे काम चालू हुआ। एक बात बताइए, रेवेन्यू के खातों में आधार क्रमांक चढ़ जाए उस कृषक का, ये काम किसने चालू किया? चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे हमें डेटा उपलब्ध होता चल रहा है, उसको इंटरलिंक करके इस ढंग की चोरियों को, पिलफरेज को या गड़बड़ियों को पकड़ना, यही तो प्रशासकीय टीम का काम है। एक बात बताइए, नाम लेके सुन लीजिए, आप एक प्रकरण बता दीजिए जिसमें शॉर्टेज में कोई आदमी पकड़ा गया, उसे सजा हुई हो, एक नाम बता दीजिए। नहीं, सब में कार्रवाई, नाम बताओ, एक नाम बताओ, मूल मुद्दे पे एक नाम बता दीजिए आप, मैं उसकी चर्चा, एक नाम बता दीजिए, एक नाम बताइए ना, एक सिंगल नाम, आपको बता दूंगा, सिंगल नाम बता दीजिए, किस मसले पे चर्चा में आया हूँ, जो सिंगल नाम बता दीजिए। पार्टी जी, एक मिनट, जो विषय उस पे केंद्रित करेंगे ना, बाकी जानकारियां मैं अगली बार लेके आ जाऊंगा मैं। अभी फर्जी किसानों की बात हो रही है। देखिए त्रिपाठी साहब एक नहीं, देखिए ये आंकड़े अरविंद जी के हैं, है ना, अभी विभागीय तौर पे कोई पुष्टता नहीं है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि इस वर्ष में सरकार ने इस ढंग के निर्देश जारी किए कि हर खरीदी केंद्र के ऊपर 2 नोडल अधिकारी रहेंगे, जो इस बात को जांचेंगे कि किसान जो कागजात प्रस्तुत कर रहा है और उसके खसरे में जो आधार क्रमांक लिखा हुआ है, आधार नंबर लिखा हुआ है, आपका कहना है कि उन कागजों को विकास जी, आपने अभी कहा कि छतरपुर में 24,545 जो फर्जी रकबे पाए गए, ये अरविंद का आंकड़ा सरकार का नहीं है। नहीं, मैं इस बात की पुष्टता नहीं कर रहा, कोई सरकार की तरफ से कोई जारी नहीं किया गया है, जांच हो रही होगी, अरविंद जी को कहीं से कोई खबर मिली होगी। हम बाकी जगह भी कह सकते थे। नहीं, भोपाल में 2079। मैं क्या कह रहा हूँ त्रिपाठी साहब, ये प्रक्रिया को लाया कौन? यही सरकार तो लाई है, शिवराज जी आंकड़े सरकारी ही है। अरे चलिए मान लिया एक मिनट को, तो इस काम को कर कौन रहा है? सरकार ने तो चालू किया कि रजिस्ट्रेशन कराया 10 मार्च तक, और 22 मार्च से हमने इसकी प्रक्रिया चालू करी कि भाई ये हमें कागजात का मिलान भी करना है, और इसके लिए 2 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हर खरीदी केंद्र के अनुरूप हो जाए, ये व्यवस्था बनाई। वो किस लिए बनाई है? इसलिए बनाई है। 2 अधिकारियों के नाम बता दो आप, 2 अधिकारियों के नाम बता दीजिए, इनको कुछ नहीं पता है। अगर मध्य प्रदेश में 4600 से ज्यादा केंद्र है, खरीदी केंद्र है, तो आप मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं आपको 9,000 10,000। अरे भोपाल शहर के बता दो भाई, नहीं मालूम आपको, मुझे पता है। वो आप देख लीजिएगा ना, हम तो देख ही लेंगे, आप तो बता दो। संबंधित कार्यालय से आपको सब मिल जाएगा, ITI में जानकारी, नामों की सूची मिल जाएगी। आप काहे को बोल रहे हैं? फिर आपको नहीं पता है?
मैं एक एक खरीदी केंद्र का अपन पायलट विकास जी, प्रोजेक्ट रख लेते हैं, विकास जी, उसका डिटेक्शन कर लेते हैं, पोस्टमार्टम कर लेते हैं। विकास जी, हाँ। ये किसान क्यों घट रहे हैं? मैंने आपको दिया 2001 में 2 विषय है, मुझे विस्तार से बोलने दीजिए। एक मिनट, यही कारण है कि किसान घट रहे हैं और ये घट के आ गए 70 लाख। नहीं, देखिए, किसान तो नहीं घट रहे हैं। हमें सबको पता है कि हमारे यहाँ कृषि के जो खाते हैं उनकी वृद्धि हो रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है। बातें मत करिए, उनका आंकड़ा है, संख्या में वृद्धि हो रही है। मोदी जी ने जो बताया उस पर आप क्वेश्चन मत लगाइए। एक मिनट विकास जी, ये सांख्यिकी विभाग सरकार से अलग है? मैं पूछ रहा अलग है क्या? देखिए, मैं 2 बातें, अरे 2 बातें आप बाद में, पहले तो हम ये जो आप अलग नहीं है, वो भी सरकार का तो ये सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ रहा हूं। 2001 में 1 करोड़ 10 लाख की सांख्यिकी विभाग में दर्ज है, 2011 में घट के 98 लाख, 2021 में घट के 70 लाख। किसान तो और बंटवारा होता है, जैसा राहुल राज जी ने कहा है, एक पिता की 3 संतान होती है तो और पंजीकृत और ज्यादा होते हैं, ये घट क्यों रहे हैं? एक मेरी बात बताइएगा त्रिपाठी साहब, आप किसानों की संख्या पे बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में कृषि के विकास पे बात करते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ा है, अभी तो कृषि में सुनिए ना, हमारा इरिगेशन का रकबा बढ़ा है। तीसरा, जो रकबा में खेती हो सकती है और तो जायद की भी फसल ले पा रहे हैं, वो तक का रकबा बढ़ा है। सरकार की खरीदी बढ़ी है, फूड की प्रोसेसिंग बढ़ी है, हमारे मंडियों में व्यवसाय बढ़ा है। तो सब तो प्रतिमान ये बता रहे हैं, किसान घट गए। देखिए, अब किसानों के घटने की खरीदी बढ़ी है, बताए ना कि ये जो रिसाइकल भूपेंद्र जी बोल रहे हैं, इसके कारण बढ़ गई। 2 मिनट निर्बाध वक्त तो दीजिए जी। किसी भी इकोनॉमी में जी, हम 3 तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप इकोनॉमी। जैसे जैसे डेवलप इकोनॉमी की हम पढ़ते हैं तो हम सबको पता है कि जो कृषि व्यवसाय में लगे संलग्न लोगों की संख्या है, उसमें कमी आएगी, संख्या में कमी आएगी। लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ मुखातिब होंगे। अगर मध्य प्रदेश में भी ज्यादा भले रकबा ओन करने वाले, रकबा का स्वामित्व बताने वाले स्टैटिस्टिकल विभाग के सर्वेस में बताते हैं कि मैं शिक्षक का काम कर रहा हूं, मैं किसी कारखाने में काम कर रहा हूं, मैं सर्विस सेक्टर में काम कर रहा हूं, और उस मार्फत इस ढंग के आंकड़े इकट्ठे होते हैं जिसमें एक अनुमान लगाया जाता है कि खेती किसानी में संलग्न लोगों की संख्या में कमतर आई है। तो इसमें कौन सी ये बात तो इसमें कौन सी खराब बात है? विकास जी, मतलब आपका कहना है कि खराब बात तब होती रकबे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कृषि का रकबा घटा होता, इरिगेशन का रकबा घटा होता, फसल का उत्पादन घटा होता, कृषि व्यवसाय में कमी आई होती। कहीं कोई बात नहीं है। अच्छा है ना, कम लोग मिलकर ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। तो ये आपका कहना है विकास जी की पंजीकृत रकबे बढ़े हैं, किसान घट गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ पंजीकृत रकबा आपके 15,37,000 है। कृषि का जाल में फंस गए पंडित जी ने, कृषि का इरिगेशन रकबा बढ़ा है, कृषि का फसल उत्पादन हमारा टोटल पड़ा है। अरे ये सब चीजें जब वृद्धि दिखा रही हैं, अगर एक समझिए आप बात को कि एक किसान 10 क्विंटल उत्पादन करता था, अब एक किसान या तो 12 क्विंटल कर रहा है या उसी 10 क्विंटल के ऊपर हमारा एवरेज अगर 0.8 किसान आ रहा है, तो इसमें क्या खराब बात हो गई सर? ये तो अच्छी बात है ना। मतलब कि आपका कहने का उत्पादन बढ़ गया है, किसान की संख्या बढ़ना घटने का औचित्य नहीं है। हमारे पास में आप ये बताइए ना, सर्विस सेक्टर में कितने लोग बढ़ गए, हमारे पास में इंडस्ट्रियल वर्कर्स कितने बढ़ गए, इंडस्ट्री में काम करने वालों की कितनी बढ़ोतरी हो गई। सब्जेक्ट देखिए, 3 ही तरह के व्यवसाय हैं, कृषि, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। जब आप किसानी के व्यवसाय में संलग्न लोगों की संख्या को स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट है अन्य दोनों सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की भी संख्या को उस स्टैटिस्टिकल सर्वे से उद्धृत करना ही चाहिए। उसके अध्ययन के बिना, उसके कंपैरेटिव स्टडी के बिना तो बेकार है। और मैं कह रहा हूं कि डेवलप्ड इकोनॉमी में आप हरदम देखेंगे एग्रीकल्चरिस्ट की संख्या कम होती है। चलिए, दुनिया में कहीं भी देख मान लिया उसमें कौन सी खराब बात है? अच्छा, मान लीजिए खेती किसानी भी कर रहा है, साथ में व्यवसाय व्यापार भी कर रहा है,
तो वो खेती एनिमल किसानी हस्बेंड्री कर पंजीकृत से रहा है, हट जाएगा, फिशरीज में इन्वॉल्व है, तो क्या खराब बात है? पंजीकृत किसान से हट जाएगा। जी रमेश जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो किसान की संख्या घटना और खाते की संख्या बढ़ना, ये दो अलग अलग मुद्दा है। स्टैटिस्टिक्स विभाग जो सूची तैयार करता है, एक मिनट, स्टैटिस्टिक्स विभाग जो सूची तैयार करता है वो केवल उन किसानों की तैयार करता है जो पूर्णकालिक किसान है। बाय द वे कोई किसान है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं सांख्यिकी विभाग की सूची में मेरा नाम नहीं है, लेकिन रेवेन्यू की सूची में मेरा नाम है। तो कुल मिलाकर के जो घट रही है संख्या, वो पूर्णकालिक किसानों की संख्या घट रही है। खाते अगर बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 2 एकड़ किसी के पास बचा हुआ, वो आकर के शहर में नौकरी कर रहा है, 2 एकड़ किसी को दे देता है, पड़ोसी को दे दिया है, कुटुंब वालों ने जोत ली खेत जमीन। तो कुल मिलाकर के ये हम इसको बहुत गंभीरता से ना लें। जो सांख्यिकी गंभीरता से कैसे नहीं लेंगे? आप बोल रहे हैं पूर्णकालिक किसान, तो हम सीधे सीधे यही बोल रहे हैं पूर्णकालिक किसान घट रहे हैं। इस बात को समझने के लिए इससे अंदाज लगाइए, जब ऋण मुक्ति योजना मध्य प्रदेश में लागू हुई थी तो ये उन किसानों पर बिल्कुल लागू नहीं हुई थी जिन किसानों को खेती के अलावा भी कोई आय का साधन है, उन पर ये ऋण मुक्ति लागू नहीं हुई थी। और वो स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े के आधार पर थी। तो वो इस तरीके से 2 किसानों को आप अलग अलग कर दें, तो इससे जो है मैं नहीं समझता। भूपेंद्र जी आ रहा हूँ मैं। राहुल, एक मिनट विकास, बात है ये आंकड़े बहुत, मैंने आप दर्शक, मुझे नहीं लगता है कि जो आप लोग अपना तर्क दे रहे हैं उससे दर्शक बहुत संतुष्ट होंगे। राहुल जी। देखिए, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि इस देश में आप बार बार कह रहे हैं कि किसानों की संख्या घट रही है और चिंता का विषय नहीं। फसल उत्पादन की क्या स्थिति है राहुल जी? मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। भदौरिया जी, मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ, मुझे कंप्लीट कर लेने। देखिए, सबसे बड़ी बात वहीं से आती है, आय दुगनी करने वाली बात में। आज इसी मध्य प्रदेश में हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी आए थे। बैरसिया के गांव में उन्होंने बच्चों से पूछा था आप क्या बनना चाहते हो? एक बच्चे ने नहीं कहा था किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि खेती की घाटे का सौदा हो रहा है। एक बात त्रिपाठी जी। दूसरी बात, सबसे बड़ी संकट क्या है? जिस जॉब पोर्टल की बात करी ना आदरणीय भूपेंद्र जी ने, जॉब कार्ड में फ्री राशन मिलेगा, लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। किसान की खेती घट रही है, खेती हर मजदूर बढ़ रहा है, खेती को लाभ का धंधा बनने का दे रहे हैं। और जो गेहूं सरकार ना खरीदे त्रिपाठी जी, समर्थन मूल्य पे खरीदी केंद्र पर, जो भी माल सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदती है उसके अतिरिक्त आप मार्केट में जाइए, आज का छोड़ दीजिए, अब जब खरीदी चालू होगी तो आप मार्केट में जाकर देखना गेहूं सस्ता बिकेगा। व्यापारी क्यों महंगा माल खरीदेगा? सस्ता माल खरीदते हैं किसान से प्राइवेट व्यापारी, सरकार तो खरीदती समर्थन मूल्य पे। और वो जो इकट्ठा हो जाता है ना त्रिपाठी जी, उसको भी पिछले दरवाजे से इसी माध्यम से खपाया जाता है, समर्थन मूल्य पे सरकार को चिपकाया जाता है। ये सारा गोरख धंधा चलता है। आप खेती को लाभ का धंधा बनाइए। और ये जो कह रहे हैं डेवलप्ड इकोनॉमी में किसानों की संख्या घटती है, अरे डेवलप इकोनॉमी में खाते कैसे घट सकते हैं? आप तो खातों को देख के किसान की गिनती कर रहे हैं ना। त्रिपाठी जी ने ये थोड़ी कहा कि पंजीयन वाली बात चल रही है। पंजीयन में तो बटिया वाला भी आता है, फिर तो वो बढ़ना चाहिए। जो बात आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही कि मैं 2 एकड़ खेती किसी को बटिया पे देके आया, तो उस बटिया वाले का भी तो पंजीयन है, तो पंजीयन तो बड़ा रहना चाहिए था ना। वो 2 वाले का पंजीयन कहां चला गया? आप तो ऐसे घुमा रहे हैं कि इस हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड है, किसान घट रहे तो ठीक है, बम्पर उत्पादन हो रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये गलत बात है। बम्पर उत्पादन में आप ये गेहूं भूल रहे हैं जिसका मुद्दा आज चल रहा है। जो बम्पर आवक खपाई जा रही है, ये भी तो बम्पर जो उत्पादन है उसके आंकड़ों में ही आएगा ना त्रिपाठी जी। ये जो बोगस गेहूं उसमें जोड़ा जा रहा है, ये क्या उसके आंकड़ों में नहीं आएगा? मजदूरी बढ़ रही है, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, किसान घट रहे हैं, ये चिंता का विषय नहीं है, ये बड़ा हास्यास्पद नहीं। भूपेंद्र जी, एक मिनट विकास जी। भूपेंद्र, ये जो है आदरणीय बोंदरिया जी ने, बोंदरिया जी जो है बीजेपी के स्वर्ण सिंह हैं, आखिरी तक इनसे डिबेट कर लो, पता ही नहीं लगेगा किस विषय पे की अपन ने। तो ये इसी तरह से अभी इन्होंने कहा कि साहब बम्पर उत्पादन, बम्पर क्रॉप। तो मैं आपको एक और फिगर देना चाहता हूँ, इस पर जो है बोंदरिया जी को भी आनंद आएगा कि हमारी सरकार ने अभी 6 महीने पहले कोदो कुटकी को विश्व स्तरीय खाद्यान्न बनाकर बेचने, ब्रांडिंग करने का एक मिशन हाथ में लिया जी। और ये मिशन हाथ में लेते ही क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सरकार के फिगर है, मेरे नहीं। 3 साल में उसका उत्पादन घट के 11,000 मीट्रिक टन उसका उत्पादन घट गया। ये आप शिवराज जी की सरकार के आंकड़े आप उठा लें और बता लें। ये इनने छुआ कोदो कुटकी को और उसका 11,000 उत्पादन घट गया। और भैया कह रहे बम्पर, ये बम्पर कहाँ से आ रहा है भाई? ये जो बम्पर, ये फर्जी बम्पर मत चलाओ। ये सबको पता है, ये सब रिसाइकलिंग से उपार्जन का आप जो है आंकड़ा बढ़ाते हो, ये सबको मालूम है। मायावती का गेहूं पकड़ा गया इस प्रदेश में 10 बार, और अभी का गेहूं पकड़ा गया योगी जी का 10 बार इसी प्रदेश में, सील लगा हुआ मैं नंबर के। अहमदाबाद का गेहूं पकड़ा गया आपके सांसद के गोदाम से, सील लगा हुआ नंबर से। आप किसको समझा रहे हो ये गलत यार?
देश के लिए कुछ सोचिए। आप लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए मर मिटने का आपके अंदर जलवा है। हम लोग तो फर्जी लोग हैं। तो कम से कम जो है ये कांड करना बंद करिए प्रभु की कृपा के लिए, और इस राष्ट्र के प्रति कुछ अपनी जिम्मेवारी निभाइए। आपके सांसदों के गोदाम से पकड़े गए हैं गुजरात का गेहूं, ये आप ना नहीं कर सकते, क्योंकि पकड़ने वाले भी आप ही हो, आप ही की सरकार ने पकड़ा, मुकदमा दर्ज किया है। और ये काम कांग्रेस ने नहीं किया, आपको पकड़ा। इस 16 साल की सरकार ने ही अपने लोगों को पकड़ा, और वो जो है मस्त घूम रहे हैं। हमने आपसे इसलिए पूछा था कि आप कृपा करके एक नाम बता दें किसी को सजा हुई हो, इसलिए कि हम आपके डिलीवरी सिस्टम को जानना चाहते हैं कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं इस प्रदेश को। आप बहुत महान आदमी हैं, विश्वगुरु बन चुके हैं आपने कांग्रेस से भारत को मुक्त कर दिया है, लेकिन भाई साहब जब आपकी सर्वत्र सत्ता है, आप डिलीवर क्या कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। इतना से एक टुकड़ा बता दीजिए। यही बात कर रहे हैं हम। चलिए विकास जी, हम वही बात कर रहे हैं कि डिलीवर हम ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उत्पादकता बढ़ी है, मध्य प्रदेश में हमारे किसान की आय में वृद्धि हुई है, मध्य प्रदेश में किसान को अगर कोई दिक्कत आई है तो सरकार ने खेती किसानी को संघर्ष का व्यवसाय हमेशा माना है, कहा है, खुले तौर पे कहा है इस बात को कि ये बड़ा कष्टदायक व्यवसाय है, और इसे कैसे हम सेफगार्ड हमारे किसान को कर सकें वो काम हमने लगातार किया है। भले ही वो खेत में कोई आफत आई हो, ओला पाला पड़ा हो, मौसम खराब हुआ हो, या फसल किसी बीमारी से चौपट हुई हो। जी जी जी, बोलिए बोलिए विकास जी। देखिए दूसरी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस क्या बातें करना चाह रही है। जो भी चेक सिस्टम, क्रॉस चेक सिस्टम सरकार ने बनाए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बनाए, उनके कारण ही हम जो भी प्रशासकीय एक बुराई हो सकती होगी, दूसरा जो हितग्राही आता है सेंटर पे वो कुछ छदम काम करना चाहता होगा, उसको रोक कौन रहा है? आखिर यही सरकार तो उसके सब तरीके बना रही। मैंने कहा ना, इस बार भी हमने नोडल अधिकारी वहां पे पुटअप किए हैं, और वही इन चीजों को मेल कर रहा है। दूसरी चीज, एक मिनट, आप इस मुद्दे पे नहीं, हम वो नहीं सुनना। अच्छा एक बात बताइए, आप एक किसान क्या असीमित गेहूं बेच के जा सकता है क्या केंद्र पे? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये फर्जी किसान पकड़े कहाँ गए? फर्जी रकबे 24,545 छतरपुर से, ये आप ही क्या आंकड़े हैं, हमारे नहीं। एक मिनट त्रिपाठी साहब, इसमें दो बातें जी। ये प्रारंभिक तौर के ऊपर जो मिलान नहीं हुआ होगा, आधार कार्ड नंबर जो खाते में लिखा है या जो रजिस्टर पोर्टल पे जो रजिस्टर किया गया, उसमें अगर मिलान नहीं हुआ है या मिसिंग है तो ये वो चीजें हैं। इसमें किसान तो मिलान नहीं हुआ मतलब कहीं गड़बड़ी है? नहीं, सुनिए ना, इसमें हो सकता है कि आवेदक किसान की भी त्रुटि हो सकती है, किसी तरह से डेटा जो वहां पे पुटअप फीडअप किया जा रहा है उसमें भी गलती हो सकती है। कुछ किसान ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें बटाई पे लिया होगा जमीन को, बटाई का कागज लगाया नहीं है, केवल खेती, जो बात अभी शर्मा जी भी कह रहे थे, अन्य तरह की परिस्थितियां होती हैं। लेकिन किसी भी तरह से सरकार को खरीदी में घाटा ना हो, असल किसान को उसका गेहूं बेचने में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल सरकार का लगातार प्रयास यही है, इस जंग की प्रक्रिया बना रहे हैं। व्यापारी फर्जी किसान बन करके समर्थन मूल्य बेच रहा है, इसमें आप बिल्कुल मैं सब जो बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि यूपी से, गुजरात से टनों अनाज आ जाता, मुझे तो एक बात बता दीजिए, अगर 2 एकड़ भाई उन्होंने कहा कि आपके यहाँ सांसद क्या पकड़ा गया। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, शर्मा जी ने जिक्र किया कि हार्वेस्टर वाला किसान, हार्वेस्टर वाला है, उसने गेहूं इकट्ठा किया, क्या वो किसी भी एक किसान के नाम से बेच लेगा क्या? एक किसान के पास वही तो बात है, शर्मा जी भी कह रहे हैं कि वो व्यापारी जो लोग हैं वो किसान बन करके समर्थन मूल्य नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि एक किसान उस तहसील की औसत उपज कितनी है ये देखते हुए ही खरीदी केंद्र पे उस किसान के बोए गए रकबे के खरीदी की जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। एक मिनट, आप सही कह रहे हैं, बताइए। एक मिनट, आप सवाल तो सुनिए। आप सही कह रहे हैं, उस तहसील में उपज कितनी है, उसी तहसील की उपज को एक मिनट कि आप औसत उपज पे रोक औसत उपज ज्यादा खरीदी। अरे सुन तो लीजिए भाई, उसी तहसील की औसत उपज को एक व्यापारी लेकर के वो बेच रहा है, ना कि किसान। नहीं, आप शर्मा जी एक मिनट, अगर ये कहीं हो रहा है तो उसे पकड़ने के लिए ये प्रक्रिया में 2 नोडल अधिकारी, आधार कार्ड नंबर, खसरे खतौनी के, गिरदावरी के कागज इकट्ठे करवाए जा रहे हैं। विकास जी एक मिनट, शर्मा जी, विकास जी जो कह रहे हैं,
हमने मान लिया कि औसत उपज एक तहसील की जितनी है, आपने भी बताया कि हार्वेस्टर वाला उससे अनाज ले लेता है, तो उपज तो उतनी ही हुई ना, लेकिन ये व्यापारी बेचता है समर्थन मूल्य में, ना कि किसान। प्रति एकड़ कितनी है उतना ही वो किसान। त्रिपाठी जी, एक बारीक बात यह है कि हार्वेस्टर वाला जिस तहसील में उसने इकट्ठा किया है वो उसी तहसील में नहीं बेचता, वो पूरे जिले में 10, 20, 25 जगह घूमता और इकट्ठा अनाज करता है, और वो किसी एक जगह उसके 1 या 2 व्यापारी उसके सेट होते हैं, जहां उसके व्यापारी सेट होते हैं वहीं वो सूची बनाता और किसानों के नाम पर डालता है। ठीक उसी प्रकार व्यापारी भी यही करता है। इसमें हो सकता है जो बताया कि पीडीएस का भी गेहूं आता है, निश्चित रूप से उस तरह वो गेहूं भी उसमें शामिल आता होगा, तो लेकिन वो सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है और वो इकट्ठा होकर के किसी एक मंडी में खपाया जाता है। ये बरसों से ये प्रक्रिया चल रही है। इसमें मुझे जो लग रहा है, जो फिगर आपने किसानों को दिए हैं, इसमें मुझे 2 प्रकार के फिगर दिख रहे हैं। एक फिगर तो वो है कि जो इन व्यापारियों ने या हार्वेस्टर वालों ने फर्जी अपने बुक कराए हुए हैं, एक तो वो फिगर हो सकता है, और दूसरा फिगर जैसा कि विकास जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे होंगे जो कागजात की कमी के कारण जिनका मिलान नहीं हो रहा। आप देखेंगे कि जांच के बाद ये फिगर आधा हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो भी कुछ है, एक भी अगर 1,06,010 खसरों में दर्ज किसानों के नाम पंजीयन कराने वाले किसानों के नाम के साथ नहीं मिला हुआ। हम निश्चित रूप से हो गया ना सर, तो ये तो एकदम ही मतलब देखिए आप, अगर नहीं मेल खा रहा तो यही तो त्रुटि थी, पकड़ ली गई। इसको पकड़, लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि उनके साथ देखिए ना, मैंने व्यापारी लोग फर्जी किसान बन करके समर्थन मूल्य देते हैं, ये नहीं है। नहीं ऐसा भी है त्रिपाठी जी, हम एकदम शर्मा जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा भी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा भी है। कई व्यापारी किसान बन करके समर्थन मूल्य दे रहे हैं, ऐसा भी है। जैसा कि मैंने हार्वेस्टर वालों से कहा, वैसा भी है। हाट बाजार के व्यापारी भी हैं, उसमें बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है, और बहुत संभव है, ये मैं शक के आधार पर कह रहा हूँ, बहुत संभव है कि राशन की दुकान वाले जो गल्ला आता है वो भी इस तरह कहीं खपा देते होंगे, ये राउंड उसकी चक्र चल जाता होगा। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इस ढंग की बदमाशियां हो सकती है, लेकिन सरकार ने पूरी प्रक्रिया में इस ढंग के क्रॉस चेक बना रहे हैं। दूसरी चीज त्रिपाठी साहब, इस वर्ष तो हमारी जो आंकड़ा है सरकार ने अनुमान तय रखा है कि भाई पिछले साल हमने 130 लाख क्विंटल के लगभग खरीदा था, इस बार शायद 100 लाख क्विंटल ही सरकार को समर्थन मूल्य पे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बाजार इतना अच्छा परिपक्व है गेहूं के मूल्य के साथ में। तो हमारी तो इच्छा है कि सरकार को कोई भी दाना ना खरीदना पड़े, लेकिन अगर किसान को दिक्कत हुई तो सरकार 150 लाख क्विंटल भी खरीदने के लिए तैयारी में है। तो मुझे लगता है कि इस साल की कोई दिक्कत ही नहीं। राहुल जी बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं तो केवल ये बात कह रहा हूँ विकास जी को, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देके अपनी संक्षेप में ये है कि एक भ्रष्ट अधिकारी की 10 एकड़ मंडी द्वीप में है, बेरसिया के किसानों से खरीद के उसने मंडी द्वीप में खपा दिया, तो खपा सकता है कि नहीं खपा सकता? टैक्स में छूट ले रहा है कि नहीं ले रहा है? और दूसरी बात विकास जी, लोग तो ये भी करते हैं कि इस साल गेहूं खरीद के सस्ते दाम पर रख ले, उनको मालूम है अगले साल समर्थन मूल्य बढ़ेगी, केंद्र सरकार 1-2 साल में बढ़ाएगी, उसको तक खपा देते हैं। सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी आप आंखों देखी मक्की निकलने वाली बात करते हैं कि नहीं साहब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। व्यापारी इस प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। एक बात बताइए, वो रकबे में अगर इस साल की गिरदावरी में लिखा है कि गेहूं बोया ही नहीं गया, गिरदावरी कौन करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी। यही तो जांच हो रही है साहब, यही तो समर्थन मूल्य खरीदी की तो जांच हुई है, तभी ये रकबे निकल के आए, तभी तो ये पकड़े जा रहे हैं चोर। इसलिए तो ये काम करना जा रहा है कि चोर पकड़े जा रहे हैं। कहीं हम तो चाहते हैं और चोर पकड़े जाए, बड़े-बड़े चोर पकड़े जाए सरकार की। और उसमें आप भी पकड़वाइए विकास जी, आप भी पकड़वाइए ऐसे चोरों। हाँ, तो इसलिए तो सरकार ने पूरी प्रक्रिया बनाई सर। चलिए तो आप मान लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मार्फत हम किसानों को कोई तंग करना चाहते हैं, किसानों को कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जी समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी, आपका भूपेंद्र जी, आपका राहुल जी, आपका अपना अमूल्य समय आपने दिया हमारे साथ। तो 21वीं सदी की शुरुआत में मध्य प्रदेश में जहां किसानों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा थी, जो मौजूदा सदी के 30वें दशक की शुरुआत में घटकर 70 लाख रह गई है। ये स्थिति तब है जब बीजेपी सरकार अपनी तमाम योजनाओं के जरिए किसानों के कल्याण का दम भरती है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये आज की चर्चा के बाद आप काफी हद तक समझ गए होंगे। प्रदेश में किसानों की संख्या लगातार इसलिए घट रही है क्योंकि व्यवस्थाओं में कमी है। अन्नदाताओं के हक पर डाका डालने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में खेती किसानी से किसानों का मोह भंग हो रहा। अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो फिर किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? इसी के साथ जनता आगे जवाब मिलता ही। नमस्कार। एक बार फिर
सर्व आदिवासी समाज आंदोलन